लाचार माँ का निर्णय भाग 2। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना श्रीवास्तव ज्ञान गंगा के हिंदी कहानियों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपने कहानी के पहले भाग में देखा कि रोहित और किरण ने आशा देवी पर कैसे अत्याचार किया। अंततः आशा देवी जी के सब्र का बांध टूटने के बाद क्या हुआ, अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए आइए सुनते हैं आगे की कहानी। आशा देवी के थप्पड़ खाने के बाद रोहित और किरण दोनों अपने आप को अपमानित और ठगा सा महसूस करते हुए बिना कुछ बोले वहां से चले गए। परंतु अभी भी किरण के व्यवहार में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंदर अंदर चिढ़ रही थी, पर कुछ बोलने का साहस नहीं कर पा रही थी। पार्टी के लगभग एक सप्ताह के बाद की बात है। आशा देवी जी पोछा लगा रही थी और किरण घर के आंगन में बैठी कॉफी की चुस्कियां ले रही थी। तभी वहां पर वही हलवाई आ जाता है जिसने किरण की पार्टी के लिए भोजन तैयार किया था। उसे देखकर किरण आश्चर्य से बोली, अरे, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या हुआ? अब तुम क्या लेने आए हो? तुम्हारा सारा हिसाब तो मैंने कर दिया था ना उस दिन। कि तभी हलवाई ने बड़ी विनम्रता से कहा, अरे हाँ हाँ मैडम, उस दिन मेरा एक बर्तन यहीं छूट गया था गलती से, शायद वह यहीं कहीं ही होगा, बस उसे ही लेने आया हूँ। अगर आप कहें तो मैं एक बार आपकी रसोई घर में जाकर देख लूँ क्या? किरण बोली, ठीक है, जाओ रसोई में ढूंढ लो, लेकिन रुको, अपने साथ इस बुढ़िया को भी ले जाओ, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि हमारा कोई सामान भी तुम अपने साथ ही ले जाओ। वैसे भी तुम लोगों का क्या भरोसा। किरण की बात सुनकर हलवाई ने आशा जी की ओर देखा। वह बिना कुछ कहे चुपचाप हलवाई के साथ रसोई घर में चली गई। रसोई घर में पहुंचते ही हलवाई ने आशा देवी जी की ओर देखते हुए कहने लगा, दरअसल अम्मा जी, मेरा कोई बर्तन यहाँ छूटा नहीं है। मैं तो यहाँ बहाने से आपसे ही मिलने के लिए आया हूँ। असल में बात कुछ और ही है। उस दिन आपकी रसोई का काम देखकर मैं तो आश्चर्यचकित रह गया था। इस उम्र में भी आप इतनी सफाई और अच्छी तरह से सब्जियां काटती हैं और खाना बनाती हैं। आपके भीतर तो एक बहुत बड़ी पाक कला है, और आपके हाथों से बनाए मालपुए को तो कोई जवाब ही नहीं था। इस मालपुए ने मुझे आपकी ओर खींच लाया है। आशा देवी ने हलवाई की बातें सुनकर प्रसन्न होते हुए उन्होंने पूछा, बेटा, आप क्या कहना चाहते हो? मैं आपकी कोई बात समझ नहीं पा रही हूँ, जरा साफ साफ बताओ ना। तब हलवाई ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, मैं आपके लिए एक मौका लेकर आया हूँ। यहाँ शहर में जमींदार की बेटी की मंगनी है। अगर तुमने वहाँ भी वैसे ही मालपुए बना दो तो यकीन मानो अम्मा, आपकी तो लॉटरी ही लग जाएगी। लोग आपको जानने लगेंगे और आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, सो अलग। हलवाई की बात सुनकर आशा देवी जी ने गहरी सांस ली और कहने लगी, बेटा, यह सब कहने में जितना आसान लगता है ना, उतना ही बड़ा मुश्किल है बेटा। तुम्हें पता तो है मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती हूँ। मेरे बेटे और बहू ने तो मुझे कैद कर रखा है। अगर उन्हें मेरे यहाँ बाहर जाने का पता चल गया तो वह मुझसे नाराज हो जाएंगे। ना बाबा ना, तुम रहने दो, मैं अपनी हालातों से समझौता कर चुकी हूँ। हलवाई ने गंभीरता से कहा, अम्मा, क्यों गुलामी करती हो? अगर तुम खुद कमा सकती हो तो किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मौका मत छोड़ो अम्मा। जरा सोचो, अगर तुमने यह काम कर लिया तो तुम्हें किसी पर भी निर्भर या आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। पर अम्मा थी कि मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी। तब हलवाई ने कहा कि अच्छा,
यह लो मेरा फ़ोन नंबर, आप खूब सोच समझ लो और अगर आपको करने का मन करे तो मुझे फ़ोन कर लेना। लेकिन याद रखना अम्मा, यह मौका छूटना नहीं चाहिए और यह कोई छोटा-मोटा मौका नहीं है, यह तुम्हारी ज़िंदगी भी बदल सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े-बड़े लोग आने वाले हैं। इतना कहकर हलवाई वहाँ से चला गया। इधर जब से वह घटना घटी थी, तभी से किरण का अत्याचार आशा देवी जी पर और बढ़ने लगा था। उसी दिन शाम को किरण ने आशा देवी जी को बासी खाना देकर कहा, लो, खा लो इसे, तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है। यह सुनकर आशा देवी जी को यह सब सहन नहीं हुआ और उनका गुस्सा फूटने ही वाला था कि उन्होंने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया। उन्होंने सोचा कि शायद इस घटना के बाद बहू में परिवर्तन आ जाएगा, पर कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। उन्होंने वह खाना वापस रसोई में रख दिया और मन ही मन ठान लिया कि अब उन्हें अपनी स्थिति बदलनी होगी। इसलिए आशा देवी जी ने हलवाई के द्वारा दिए गए फ़ोन नंबर और उसके द्वारा कहे गए शब्दों पर विचार करती रही। अगली सुबह उन्होंने मंदिर जाने का बहाना बनाया और हलवाई को फ़ोन करके काम करने के लिए हामी भर दी। अगले ही दिन फिर से मंदिर जाने के बहाने वे घर से निकलकर शहर में हलवाई के साथ जमींदार के घर उसकी बेटी की सगाई में पहुंच गई। आशा देवी ने मालपुआ बनाया। जैसे ही मेहमानों ने मालपुआ खाया, हर कोई उनके हुनर की तारीफ करने लगा कि मालपुआ इतना लाजवाब था कि जमींदार ने आशा देवी जी से कहा कि अम्मा, आज तक इससे बेहतर मालपुआ मैंने नहीं खाया। इस एक काम के बाद तो अब आशा देवी जी को कई जगह से मालपुआ बनाने का ऑर्डर मिलने लगा और वह अब हर बार मंदिर जाने का बहाना बनाकर हलवाई के साथ काम पर जाने लगी थी। उनकी मेहनत और हुनर उन्हें शहर भर में मशहूर कर दिया। परंतु इधर अब किरण को कुछ शक होने लगा था कि आशा देवी कहीं बाहर तो नहीं जाती। लेकिन उसने सोचा, अरे करना भी क्या है इस बुढ़िया का मुझे, जाती भी है तो जाए, कम से कम घर के काम तो करके जाती है ना। इधर आशा देवी जी अब धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। इसी वजह से अब वह खुश भी रहने लगी थी और तो और उनका टूटा हुआ आत्मविश्वास वापस लौटने लगा था। इसी प्रकार कुछ महीने बीत गए और अब वह न केवल सम्मान कमा रही थीं, बल्कि अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को भी खुद ही पूरा करने लगी थी। एक दिन रात के समय आशा जी को बहुत जोरों से प्यास लगी थी। कमरे में पानी न होने के कारण वे रसोई घर से पानी लेने जा रही थी कि उन्होंने रोहित और किरण को बात करते सुना। वह अपना नाम सुनते ही वहां रुककर सुनने का प्रयास करने लगी। उन्होंने सुना कि रोहित किरण से कह रहा था कि सुनो, मुझे मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें यह घर बेचना पड़ेगा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। किरण एकदम से घबरा गई और बोली, घर बेच दोगे? अरे, घर बेच दोगे तो हम रहेंगे कहाँ रोहित? रोहित ने कहा, तुम परेशान मत हो किरण, मैंने सब कुछ सोच लिया है और मैंने एक किराए का मकान भी देख लिया है। वहाँ हम दोनों आराम से रहेंगे, पर अभी माँ को कुछ नहीं बताना। किरण ने कहा कि और ये बुढ़िया, इस बुढ़िया का क्या करेंगे? तभी वह मुस्कुराते हुए बोली, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, इसने हमें सबके सामने थप्पड़ मारा था ना, तो इस बुढ़िया को आश्रम में छोड़ देंगे। इस तरह खर्च भी कम हो जाएगा और बोझ भी। रोहित ने कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल सही सोचा है तुमने, मैं भी यही सोच रहा था। आखिर इनका बोझ कब तक उठाऊंगा? दोनों ने मिलकर यह तय कर लिया कि कुछ दिन बाद रोहित ने आखिर अपनी माँ से बोल ही दिया कि माँ, मैं तुम्हें आश्रम छोड़ने जा रहा हूँ। अब तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी
वहीं पर गुजारना, क्योंकि यह घर अब मैं बेच रहा हूँ। अब हम किराए के मकान में रहेंगे और तुम्हारा बोझ मैं और नहीं उठा सकता। तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस डूब गया। किरण ने कहा, हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी तुम हमारे लिए बड़ी मनहूस हो। चूंकि आशा देवी ने कुछ दिन पहले सारी बातें रात को सुन ली थी, फिर भी बहू बेटी की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो वैसा करो, जैसा तुम्हें ठीक लगे कर लो। बस मुझे हफ्ते 10 दिन का समय दे दो, जिससे मैं अपने रहने का इंतजाम खुद कर लूं। उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। रोहित ने सोचा कि चलो अच्छा ही है कि ये यहाँ से खुद से ही चली जाएंगी, तो मुझ पर लोग उंगलियां भी नहीं उठाएंगे। आशा देवी ने अपने अंदर के दर्द को छुपाकर इस एक हफ्ते में खुद को और मजबूत बनाने का फैसला किया और इस फैसले पर विचार करने लगी कि अब तो मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा और अपने आत्मसम्मान को भी वापस पाना होगा, क्योंकि जब तक मैं आत्मनिर्भर नहीं बनूंगी तब तक मैं सम्मान नहीं पाऊंगी। क्योंकि जब तक आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं तब तक आप दूसरों के किए अपमान को सहन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आत्मनिर्भरता से ही तो आत्मसम्मान मिलता है। अब तो आशा जी रोहित और किरण के व्यवहार से बुरी तरह आहत हो चुकी थी। अंततः अब आशा देवी ने अपनी परिस्थितियों को ही अपनी ताकत बनाकर पुनः खड़ी होने का ठान लेती हैं। अब वे चुपचाप छुप छुप कर लोगों के घरों में खाना बनाने का और हलवाई के साथ मिलकर काम करने लगी थी। अब तो उन्हें लोग शहर में पुए वाली अम्मा के नाम से भी जानने लग गए थे। वे जहाँ भी जाती थी उनके बनाए मालपुए और देसी खाने की बड़ी तारीफ हुआ करती थी। धीरे धीरे उन्हें और ऑर्डर मिलने लगे और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। हर सुबह आशा देवी जी अपने गले में एक झोला लटकाए और हाथ में डंडा लेकर घर से बाहर निकलती थी, जिससे कि रोहित और किरण को लगे कि वह भीख मांगकर अपना पेट भर रही हैं। अब तो रोहित और किरण उन पर कोई ध्यान न देते, न ही कुछ कहते, न ही कुछ पूछते। वे लोग तो बस यही सोचते कि चलो उनसे पीछा छूटा, अच्छा हुआ। पर दोस्तों, माँ तो आखिर माँ होती है ना। वह अपने बच्चों के लिए कठोर नहीं होना चाहती। इसलिए आशा देवी ने एक बार फिर से रोहित और किरण को समझाने का प्रयास किया कि बेटा, माँ के आशीर्वाद के बिना जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। इसलिए अपनी जन्मदात्री को खुद से अलग मत करो बेटा। एक बार अपने द्वारा लिए गए फैसले पर फिर से विचार कर लो। क्या जो तुम करने जा रहे हो वह उचित है भी या नहीं? तो दोनों ने एक साथ बोला, हाँ हाँ अम्मा, खूब सोच लिया हमने। वैसे भी तुम्हारे 1 हफ्ते पूरे होने वाले हैं। यह सुनकर आशा देवी जी का हृदय जैसे छलनी हो गया कि तभी 2 दिन बाद ही हलवाई ने आशा देवी जी को बताया कि अम्मा, क्या तुम्हें पता है, विदेश में एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है और वहाँ देश विदेश के लोग अपने पारंपरिक खाना बनाने वाले हैं और जिनका खाना सबसे ज़्यादा पसंद किया जाएगा ना, उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम भी मिलने वाला है। यह सुनते ही आशा देवी जी की आंखों में एक उम्मीद की चमक आ गई। उन्होंने हलवाई से कहा, तो बेटा, जो मैं सोच रही हूँ क्या तुम भी वही सोच रहे हो? हलवाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ जी अम्मा जी। अम्मा ने कहा, तो देर किस बात की, अपने विदेश जाने के लिए कागजात तैयार करवाओ, चलते हैं फिर दोनों। जिस दिन जाना था उस दिन आशा देवी जी प्रतिदिन की भांति ही झोली में कुछ कपड़े रखकर भीख मांगने के बहाने घर से निकल गई और हलवाई के साथ फ्लाइट पकड़कर
विदेश रवाना हो गई। वहां पहुंचने पर आए हुए लोगों का बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। उन्हें होटल में ठहराया गया और 2 दिन बाद प्रतियोगिता आरंभ की गई। सभी पार्टिसिपेंट्स अपने अपने तरीके से खाना बना रहे थे, पर इधर आशा अम्मा तो अपने देसी जुगाड़ से वहां 4 ईंटों का चूल्हा जमाया और देसी व्यंजन जैसे सरसों का साग, मक्के की रोटी, मालपुए, पूरियां आदि बनानी शुरू कर दी। उनको इस तरह से खाना बनाते देखकर लोग हंस रहे थे कि यह क्या कर रही हैं, ऐसे तो जीत चुकी ये। पर आशा अम्मा ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया, परंतु जैसे ही सभी ने उनके बनाए सरसों के साग, मालपुआ और भी व्यंजनों का स्वाद चखा कि उनके खाने की बेहद तारीफ होने लगी। कुछ ही देर में उनके स्टॉल पर काफ़ी भीड़ उमड़ पड़ी और जब परिणाम की घोषणा हुई तो प्रथम पुरस्कार की विजेता कोई और नहीं बल्कि आशा अम्मा जी ही थीं, जिनको $1 का इनाम दिया गया था। पूरा हॉल तालियों की गूंज से गूंज उठा। आशा देवी जी की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। उन्होंने सारा श्रेय रमेश हलवाई को दिया। सभी उन दोनों को बधाई दे रहे थे। अब अम्मा जी और रमेश के चेहरे खिले हुए थे। इसके साथ ही उन्हें वहां ठहरने की सुविधा भी दी गई। अब आशा देवी ने यह तय किया कि अब वह विदेश में ही रहेंगी और वह जानती भी थी कि अगर वह वापस गई तो रोहित और किरण उनके सारे पैसे उनसे ज़बरदस्ती छीन लेंगे। इसलिए आशा देवी ने रमेश हलवाई के साथ मिलकर विदेश में एक रेस्टोरेंट खोला। उनका रेस्टोरेंट देसी खाने के लिए प्रसिद्ध हो गया। उनका नाम मैगजीनों और टीवी चैनल पर आने लगा। धीरे धीरे उनकी कहानी को लोग जानने लगे। रमेश अब उनके लिए एक बेटे से भी बढ़कर था, बल्कि वहाँ के लोग तो रमेश को अम्मा जी का बेटा ही समझते थे। एक दिन रोहित को पता चल ही गया, क्योंकि रोहित का बेटा मयंक एक दिन टीवी देख रहा था और चैनल बदलते बदलते उसने गलती से वह चैनल लगा दिया जहां पर आशा देवी जी का इंटरव्यू चल रहा था। मयंक चिल्लाने लगा, कहने लगा, अरे पापा, मम्मी, देखो देखो, अरे दादी दादी देखो, दादी जी टीवी पर आ रही हैं। रोहित और किरण ने तो पहले इसे मजाक में लिया, लेकिन जब उन्होंने टीवी पर सच में आशा देवी जी को देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी माँ और विदेश में इतना नाम कमा रही हैं। पर यह सब कैसे हो गया? हम तो यहाँ यह सोचकर खुश हो रहे थे कि अच्छा हुआ वह बुढ़िया यहाँ से चुपचाप चली गई, बला टली। पर ये क्या देख रहे हैं? अब तो रोहित और किरण दोनों को ही अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ और वे दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे कि तुम्हारी वजह से ही माँ घर छोड़कर गई हैं। पर उन दोनों के मन में लालच आ चुका था और उन्होंने किसी तरह से आशा देवी जी को फ़ोन कर उनसे कहने लगे कि माँ, तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी? हम लोग आपको कितना ढूंढ रहे थे। रोहित और किरण उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे और माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि माँ, आप घर वापस आ जाओ। जब से गई हो ना, घर में अच्छा नहीं लगता। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मयंक का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। अम्मा प्लीज़ वापस आ जाओ ना। लेकिन आशा देवी जी के ऊपर उनकी घड़ियाली आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने सख्त लहजा अपनाते हुए कहा, पर मेरा तो कोई बेटा और बहू नहीं है। मैं तुम लोगों को नहीं जानती। अब तो मेरा एक ही बेटा है, वह है रमेश। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। रोहित और किरण ने बहुत समझाया, रोते गिड़गिड़ाते रहे, पर आशा देवी ने फ़ोन काट दिया। आशा देवी ने अपने पोते मयंक के लिए अपने खाते में एक बड़ी राशि जमा करवा दी ताकि उनका भविष्य
सुरक्षित रहे, लेकिन जिसका पता उन्होंने अपने बहू बेटों को नहीं लगने दिया। परंतु रोहित और किरण की उन्होंने कोई मदद नहीं की। आशा देवी जी अब विदेश में अपनी जिंदगी सम्मान और खुशी के साथ जी रही थीं। वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उनका जीवन यह सिखाता है कि आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ जीने का निर्णय ही सबसे बड़ा कदम होता है। माता पिता को कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए। आशा देवी जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी आत्मसम्मान और हिम्मत से लड़कर जीत हासिल की जा सकती है। बुढ़ापे में अपनी ही संतान, बेटी, बहू और बेटे से अपमान न सहना पड़े, औलाद से जलील न होना पड़े और हमारा बुढ़ापा चैन से कट सके, उसके लिए आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देनी चाहिए। समय के साथ रोहित और किरण को यह एहसास भी हो गया कि उन्होंने अपनी माँ के साथ कितना गलत किया। उनकी खुशहाल जिंदगी धीरे धीरे समस्याओं से भरने लगी। अंत में उन्हें यह समझ में आया कि माँ का त्याग और प्रेम सबसे बड़ा होता है। इसलिए दोस्तों, अपने माता पिता और बुजुर्गों का आदर करना हमारा कर्तव्य है। जो अपने माता पिता को बोझ समझते हैं, उनका जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकता। रिश्तों में सम्मान और प्रेम ही असली खुशी का आधार है। तो मित्रों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? मैं इस कहानी पर आपकी राय चाहूँगी। आपको क्या लगता है कि आशा देवी जी ने जो निर्णय लिया वह ठीक था या नहीं? रोहित और किरण जैसे बच्चे जो आज कर रहे हैं, क्या वह ठीक है? मित्रों, आज मैं आपको लाइक, कमेंट, शेयर या सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे बिना कहे ही ये सब कर देंगे। आपने यदि कहानी का पहला भाग नहीं सुना है, तो अवश्य सुनिएगा। आपको बहुत आनंद आएगा। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।